क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यकीन होने लगा है मुझे कि जिस लड़की का जिक्र बार बार शेरू करता है जो इस सब के पीछे है कोई और नहीं, अलीज़े है। मुझे नहीं लगता कि वो अलीज़ा है। अलीज़ा इतनी चालाक और इतनी होशियार नहीं हो सकती। समझदारी और होशियारी में पीएचडी कर रखी है उसने। उसे बेवकूफ समझने की गलती मैं एक बार कर चुका हूं। तुम नहीं करना। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बच के रहना चाहिए। इसे तो मैं देख लूंगा। फिलहाल मुझे वो सलमा बेगम को देखना है। उनका चुप होना भी तो जरूरी है ना। सिकंदर प्लीज, अभी कुछ वक्त के लिए अपनी एक्टिविटीज बंद कर दो। पहले ही इतनी उंगलियां दम पर उठना शुरू हो चुकी हैं। अंकल नाराज हैं, हमजा तुमसे नाराज है। क्या करूं? मैदान छोड़ के भाग जाऊं? सिकंदर मैदान छोड़ के भागा नहीं करते, पछाड़ा करता है। वी साहब के मुंह से निकलने वाले आखिरी अल्फाज में भी एक लड़की का जिक्र था जो नौरोज को खबर देती रही। इसका मतलब है तुमने हफीज साहब को मार दिया। अब मारता नहीं तो और क्या करता। हफीज साहब ने अपने लिए और मेरे लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी थी कि उनको जाना ही था। सो भेज दिया। सिकंदर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो। अगर अंकल या हमजा में से किसी को पता चला तो तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या हो? क्या ही कर लेंगे वो। और वैसे भी जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हफीज साहब बेचारे थोड़ी ना आसमानों से नीचे आएंगे अपनी दलील लेने के लिए। अब तुम लेक्चर शुरू कर दोगी और मुझे फोकस करना है, जानना है कि ये लड़की कौन है। कौन दुश्मन पैदा हो गया? कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? कोई अनुष्य तो नहीं है? नहीं, ये अनुष्य हो ही नहीं सकती। तुम्हें याद है कितनी आसानी से तुमने उसे ट्रैप कर लिया था। अगर वो इतनी समझदार होती तो तुम उसे ट्रैप नहीं कर सकते। तो फिर कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि सिकंदर हमदानी के गिरेबान तक आ रहा है? 1 मिनट के लिए मान लो कि ये वही है, तो उसे इतनी डिटेल्स कैसे पता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? You're not welcome. Out. Get out. काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम दोनों, वही सुन रही थी। वैसे ये है कौन अनुष्य? मतलब एक दफा पहले भी जिक्र सुना है तुम्हारे मुंह से। उस रात भी जब तुम ड्रंक आए थे काफी तमाशा लगाया था। उस रात भी बार बार अनुष्य का नाम ले रहे थे। कैसे ट्रैप किया? है कौन ये अनुष्य? बहन है तुम्हारी। बहन है जो इतनी तकलीफ हो रही है, जो पूछ रही हो क्या किया, क्यों किया। स्टे आउट ऑफ इट एंड आउट। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम भी एक औरत हो, तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आई? तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ मिलके इसने उस लड़की के साथ क्या किया? तुम कितनी बेहिस हो तुम। वो इसी काबिल थी। ऐसे किया क्या? मार दिया? जान से मार दी? तो धोखे से निकाह किया होगा और फिर छोड़ दिया होगा ताकि लोगों के सामने बदनामी हो, तमाशा बने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, पूरे जमाने के सामने रुस्वा हो जाए। और तुम जैसे कमजोर इंसान से कमजोरी की उम्मीद की जा सकती है। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। जो बीज तुमने बोया है तुम वही काट रहे हो। ये मकाफाते अमल है। जनाब और नबील के दरमियान ऑफिस में जो कशीदगी चल रही थी वह आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टाफ तक भी महसूस होने लगती है।
जनाब का रवैया सख्त मगर बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, जबकि नबील बार बार गैर जरूरी बातों में इसे उलझाने की कोशिश करता है। एक दिन मीटिंग के दौरान नबील जानबूझकर जनाब की बात काटता है और तंजी अंदाज में कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। जनाब जबत खो देती है और सबके सामने कह देती है, अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम अपनी बदतमीजी को कंट्रोल करो। ये ऑफिस है, तुम्हारी जाती कमरा नहीं। दूसरी तरफ अहमद की वालिदा अपने तफ्सीश में मजीद आगे बढ़ जाती है। वह अहमद के दोस्तों से पूछताछ कर शुरू कर देती है कि आखिर अहमद किसके साथ वक्त गुजार रहा है। अहमद को जब यह पता चलता है तो वह मजीद परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर सच सामने आया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। नाजरीन, जब नाब घर जाती है तो इसके वालिद फिर जो सवाल करते हैं, बेटा अहमद कौन है और वो तुम्हें बार बार क्यों छोड़ने और लेने आता है जनाब? जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक अहमद का फोन आता है जब दिलशाद को नवाब साहब के घर से बेदर्दी से निकाल दिया गया, तब उसके दिल में जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। नीली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। उसी रात नवाब साहब ने ऐलान किया, नीली की शादी अब वज्रदान से होगी। यही हमारे खानदान की इज्जत है। ये खबर जब दिलशाद और चुटकी तक पहुंची तो दोनों टूट कर रह गए। चुटकी ने कांपती आवाज में पूछा, भाई अब क्या करेंगे? दिलशाद ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है चुटकी, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरी इज्जत नहीं, मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और चुटकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दिलशाद उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा। डॉक्टर बोले, हिम्मत रखो, हालत नाजुक है। वहीं दिलशाद ने खुद से एक वादा किया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के लिए होगी, अपनी बहन के लिए और अपनी पहचान के लिए। दूसरी तरफ उसी वक्त नीली का निकाह वजदान से हो रहा था। हर कोई खुश था, लेकिन नीली की आंखों में डर और बेचैनी थी। दिलशाद उसका नाम उसकी सांसों में गूंज रहा था। निकाह के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। वजदान उसे अस्पताल ले गया और किस्मत देखो, वहीं रूहान की माँ अपनी बहू के न आने से बेहद मायूस है। इस वक्त रहीम अपनी माँ का हर तरह से ख्याल रख रहा है, जिस पर वह अंदर ही अंदर शुक्र अदा करती है, मगर वह यह बात कहे बिना नहीं रह पाती कि काश नाजू भी इस वक्त हमारे साथ होती। दूसरी ओर नाजू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वह अपनी चालों और साजिशों में इस कदर उलझी है कि उसे अपने घर परिवार की परवाह तक नहीं रही। अपने मकसद में कामयाब होकर वह खुद से बहुत खुश है, लेकिन नाजू के दिल में जलन भी है, क्योंकि सुंदस अब घर वालों की मदद कर रही है और एक बार फिर सबकी चहेती बन गई है। यही बात नाजू को सबसे ज्यादा खलती है। वह बार बार सुंदस पर तंज कसती है और उसकी नेक दिली को दिखावा कहकर मजाक उड़ाती है। दोनों के बीच की यह तनातनी अब कहानी का अहम मोड़ बन चुकी है। नाजू हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहती है और सुंदस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सवाल यह है, क्या नाजू की यह साज जैसे ही अदालत में शहर का नाम पुकारा जाता है, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। हर नजर उसी दिशा में उठती है जहां शहर खड़ी होती है और सामने मौजूद होता है कामरान, वही शख्स जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। कामरान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी, मानो उसने कोई झूठी जीत हासिल कर ली हो। उसकी आंखों में वही काली चमक थी जो किसी गुनहगार की नजरों में होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने अपने पैसों और रसूख के दम पर पुलिस को खरीद लिया है। वह शहर की ओर तिरछी मुस्कान फेंकते हुए धीमे स्वर में कहता है, अब देखता हूं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। शहर अपने आंसू रोकते हुए उसकी आंखों में सीधे देखती है। तू अपनी दौलत पर घमंड करता है कामरान, मगर याद रख, अल्लाह के दरबार में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। इतने में वकील बुखारी अपनी फाइल उठाते हुए खड़े होते हैं। जनाब ए अली, मेरी मुवक्किल शहर के पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं ताकि मेरे मुवक्किल कामरान की साख को मिट्टी में मिलाया जा सके। शहर खामोश खड़ी रहती है। हर इल्जाम, हर सवाल उसके दिल में जख्म की तरह उतरता है, मगर वो टूटती नहीं।
कामरान पीछे बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कान में घमंड और बढ़ जाता है। वह इंस्पेक्टर शफीक की ओर देखता है, जो हल्के से सिर हिलाकर इशारा करता है। सब काबू में है। शहर के दिल में अब दर्द के साथ एक आग भी भड़क उठी थी। उसे एहसास था कि इस लड़ाई में उसके खिलाफ पूरा जहां है, मगर उसके साथ उसका रब है। रात को घर लौटकर वह सजदे में गिर जाती है। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, बस एक बार सच्चाई सबके सामने ला दे। उधर कामरान के घर में उसकी बीवी किरण उसके सामने खड़ी थी। कामरान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें भी एक बेटी दी है। सोचो अगर कल उसके साथ ऐसा हुआ तो? कामरान झल्लाकर बोलता है, चुप रहो किरण, तुम नहीं समझोगी। किरण की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ रहती है। न्याय देर से सही, मगर होता जरूर है कामरान। अगले दिन अदालत में आखिरी पेशी होती है। शहर के चेहरे पर एक अजीब सुकून है, जबकि कामरान अब भी अपनी झूठी मुस्कान ओढ़े हुए हैं। वकील बुखारी जोर से कहते हैं, जनाब ए अली, मेरे मुवक्किल कामरान पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मासूम को बरी किया जाए। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, रुकिए जनाब ए अली, मैं गवाह हूं। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ती हैं। वो रोहित था, कामरान का सबसे करीबी दोस्त। कामरान के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रोहित कांपती आवाज में कहता है, मैं सब जानता हूं, उस रात मैं वहां मौजूद था। कामरान ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था। मैं अब और खामोश नहीं रह सकता। वकील बुखारी के हाथों से फाइल फिसलकर नीचे गिर जाती है। जज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं और फिर उनकी आवाज गूंजती है। कामरान को जिना और जबरदस्ती के जुर्म में 12 साल की सजा दी जाती है। इंस्पेक्टर शफीक को भी भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अब कामरान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब राख में मिल चुका था। पुलिस उसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाती है। शहर की आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, जीत के हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरे सच को सबके सामने ला दिया। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरों की चमक हर तरफ फैली हुई थी। और आज शहर सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि पैसा झूठ को ताकत दे सकता है, मगर सच्चाई का फैसला हमेशा अल्लाह के हक में ही होता है। सिकंदर की जिंदगी अब हर दिन एक नई मुसीबत से घिरती जा रही थी। इस बार अलीजे को मिसेस हफीज का सहारा मिल गया था और उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सीधे सिकंदर को बर्बादी की राह पर धकेल दिया। अलीजे और मिसेस हफीज मिलकर थाने पहुंची और सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम यह था कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर तक ये खबर पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? हर ओर से शक की उंगलियां उसी पर उठ रही थीं। वह बार बार सोचने लगा कि कहीं अनुषा तो जिंदा नहीं, वही अनुषा जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। जब उसने अपने आदमियों से सच्चाई पता करवाई तो दंग रह गया। हकीकत सामने थी। ये सब अलीजे का खेल है और अलीजे कोई और नहीं बल्कि अनुषा की छोटी बहन निकली। यह सुनकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अगर अलीजे ने सच में सबूत जुटा लिए हैं तो अब उसका बचना नामुमकिन है। हुआ भी वही। अलीजे ने एक एक करके सबूत इकट्ठे कर ली और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद घर में कोहराम मच गया। सिकंदर की मां अरमीन यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रस्म वफा ड्रामे के शौकीन लोगों के लिए इस बार का नया एपिसोड और उसका प्रोमो काफ़ी दिलचस्प साबित होने वाला है। प्रोमो में हमें यह नज़र आता है कि सामा की सहेली अपनी वालिदा से कहती है, अम्मी जान, आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी। इस पर उसकी मां नाराज़गी के साथ जवाब देती है, तुम्हारे सर पर जो ओसामा का साया सवार है, मैं उसे ज़रूर उतार दूंगी। सामा की दोस्त गुस्से में पलटकर कहती है, अम्मी जान, मेरे सामने उसका नाम मत लीजिए। आज से मैंने कसम खा ली है कि ना मैं उसका नाम सुनूंगी और ना आप कभी उसका जिक्र करेंगी।
उसकी वालिदा ये सुनकर हैरानी और परेशानी में पड़ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और कैमरा ओसामा के घर की तरफ जाता है। वहां हमें दिखाया जाता है कि ओसामा की मां का इंतकाल हो गया है। पूरे घर में मातम का माहौल छाया हुआ है और हर कोई अश्क बहा रहा है। ओसामा की बीवी भी रो रो कर बेहाल हो जाती है। यहीं पर इरम भी मौजूद होती है और वह आह भरते हुए कहती है, जो लोग इस फानी दुनिया से चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ये बात सुनकर ओसामा के दिल को कुछ तसल्ली मिलती है, जैसे उसे अंदर से थोड़ी राहत महसूस हो। इसके बाद हमें इरम की मां दिखाई जाती है। वो अपनी बेटी से बड़े प्यार और नरमी से कहती है, बेटा, तुम्हें ओसामा से बहुत गहरी मोहब्बत थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और तुम्हें हकीकत को कबूल करना होगा। लाडली ड्रामे की आने वाली किस्त का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है। इसमें दिखाया गया है कि सुंदरस की खुशखबरी से सबाहत बेगम बेहद खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। उधर जब सुंदरस अरसल को यह खुशखबरी सुनाती है तो वह खुशी से फूले नहीं समाता। वह सुंदरस को कसकर गले लगाता है और कहता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं सुंदरस। अरसल की इस तरह की खुशी देखकर सुंदरस का दिल भी सुकून और सरशारी से भर उठता है। लेकिन दूसरी ओर नाजो इस बात से सबसे ज्यादा बेचैन हो जाती है। वह पहले अपनी मां से शिकायत करती है, जिस बहू को आप शुरू से नापसंद करती थीं, अचानक वही आपको इतनी प्यारी लगने लगी। फिर वह मरियम भाभी के पास जाकर बातें करती है। मरियम उसे समझाती है, सुंदरस के साथ कोई गलत हरकत मत करना, जिस पर नाजो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं और आपको सब समझ आ गया। मरियम परेशान होकर पूछती है, नाजो, आखिर तुम चाहती क्या हो? ऐसा क्यों करती रहती हो? इस पर नाजो खुलकर कहती है, मैं अपने भाइयों को किसी के साथ बांट नहीं सकती, चाहे वह उनकी बीवियां हों या फिर उनके बच्चे। मरियम तो हैरत और यकीन न करने वाली नजरों से नाजो को देखती रह जाती है। भला भाई की औलाद से भी कोई नफरत कर सकता है? लेकिन नाजो अपनी नफरत का असली कारण मरियम के सामने रख देती है। जनाब और नबील के दरमियान ऑफिस में जो कशीदगी चल रही थी, वह आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टाफ तक भी महसूस होने लगती है। जनाब का रवैया सख्त मगर बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, जबकि नबील बार बार गैर जरूरी बातों में इसे उलझाने की कोशिश करता है। एक दिन मीटिंग के दौरान नबील जानबूझकर जनाब की बात काटता है और तंजी अंदाज में कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। जनाब जबत खो देती है और सबके सामने कह देती है, अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम अपनी बदतमीजी को कंट्रोल करो। ये ऑफिस है, तुम्हारी जाती कमरा नहीं। दूसरी तरफ अहमद की वालिदा अपने तफ्सीश में मजीद आगे बढ़ जाती है। वह अहमद के दोस्तों से पूछताछ कर शुरू कर देती है कि आखिर अहमद किसके साथ वक्त गुजार रहा है। अहमद को जब यह पता चलता है तो वह मजीद परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर सच सामने आया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। नाजरीन, जब नाब घर जाती है तो इसके वालिद फिर जो सवाल करते हैं, बेटा अहमद कौन है और वो तुम्हें बार बार क्यों छोड़ने और लेने आता है जनाब? जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक अहमद का फोन आता है को। जब दिलशाद को नवाब साहब के घर से बेदर्दी से निकाल दिया गया, तब उसके दिल में जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। नीली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। उसी रात नवाब साहब ने ऐलान किया, नीली की शादी अब वज्रदान से होगी। यही हमारे खानदान की इज्जत है। ये खबर जब दिलशाद और चुटकी तक पहुंची तो दोनों टूट कर रह गए। चुटकी ने कांपती आवाज में पूछा, भाई अब क्या करेंगे? दिलशाद ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है चुटकी, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरी इज्जत नहीं, मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और चुटकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दिलशाद उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा। डॉक्टर बोले, हिम्मत रखो, हालत नाजुक है। वहीं दिलशाद ने खुद से एक वादा किया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के लिए होगी, अपनी बहन के लिए और अपनी पहचान के लिए। दूसरी तरफ उसी वक्त नीली का निकाह वजदान से हो रहा था। हर कोई खुश था, लेकिन नीली की आंखों में डर और बेचैनी थी। दिलशाद उसका नाम उसकी सांसों में गूंज रहा था।
निकाह के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। वजदान उसे अस्पताल ले गया और किस्मत देखो, वहीं रूहान की माँ अपनी बहू के न आने से बेहद मायूस है। इस वक्त रहीम अपनी माँ का हर तरह से ख्याल रख रहा है, जिस पर वह अंदर ही अंदर शुक्र अदा करती है, मगर वह यह बात कहे बिना नहीं रह पाती कि काश नाजू भी इस वक्त हमारे साथ होती। दूसरी ओर नाजू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वह अपनी चालों और साजिशों में इस कदर उलझी है कि उसे अपने घर परिवार की परवाह तक नहीं रही। अपने मकसद में कामयाब होकर वह खुद से बहुत खुश है, लेकिन नाजू के दिल में जलन भी है, क्योंकि सुंदस अब घर वालों की मदद कर रही है और एक बार फिर सबकी चहेती बन गई है। यही बात नाजू को सबसे ज्यादा खलती है। वह बार बार सुंदस पर तंज कसती है और उसकी नेक दिली को दिखावा कहकर मजाक उड़ाती है। दोनों के बीच की यह तनातनी अब कहानी का अहम मोड़ बन चुकी है। नाजू हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहती है और सुंदस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सवाल ये है, क्या नाजू की ये साजिशें उसे सचमुच कामयाबी दिला पाएंगी या फिर उसके अपने ही जाल में वो खुद फंस जाएगी? जैसे ही अदालत में शहर का नाम पुकारा जाता है, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। हर नज़र उसी दिशा में उठती है जहां शहर खड़ी होती है और सामने मौजूद होता है कामरान, वही शख्स जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। कामरान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी, मानो उसने कोई झूठी जीत हासिल कर ली हो। उसकी आंखों में वही काली चमक थी जो किसी गुनहगार की नज़रों में होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने अपने पैसों और रसूख के दम पर पुलिस को खरीद लिया है। वह शहर की ओर तिरछी मुस्कान फेंकते हुए धीमे स्वर में कहता है, अब देखता हूं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। शहर अपने आंसू रोकते हुए उसकी आंखों में सीधे देखती है। तू अपनी दौलत पर घमंड करता है कामरान, मगर याद रख, अल्लाह के दरबार में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। इतने में वकील बुखारी अपनी फाइल उठाते हुए खड़े होते हैं। जनाब ए अली, मेरी मुवक्किल शहर के पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं ताकि मेरे मुवक्किल कामरान की साख को मिट्टी में मिलाया जा सके। शहर खामोश खड़ी रहती है। हर इल्जाम, हर सवाल उसके दिल में जख्म की तरह उतरता है, मगर वो टूटती नहीं। कामरान पीछे बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कान में घमंड और बढ़ जाता है। वह इंस्पेक्टर शफीक की ओर देखता है, जो हल्के से सिर हिलाकर इशारा करता है, सब काबू में है। शहर के दिल में अब दर्द के साथ एक आग भी भड़क उठी थी। उसे एहसास था कि इस लड़ाई में उसके खिलाफ पूरा जहां है, मगर उसके साथ उसका रब है। रात को घर लौटकर वह सजदे में गिर जाती है। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, बस एक बार सच्चाई सबके सामने ला दे। उधर कामरान के घर में उसकी बीवी किरण उसके सामने खड़ी थी। कामरान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें भी एक बेटी दी है। सोचो अगर कल उसके साथ ऐसा हुआ तो? कामरान झल्लाकर बोलता है, चुप रहो किरण, तुम नहीं समझोगी। किरण की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ रहती है। न्याय देर से सही, मगर होता जरूर है कामरान। अगले दिन अदालत में आखिरी पेशी होती है। शहर के चेहरे पर एक अजीब सुकून है, जबकि कामरान अब भी अपनी झूठी मुस्कान ओढ़े हुए हैं। वकील बुखारी जोर से कहते हैं, जनाब ए अली, मेरे मुवक्किल कामरान पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मासूम को बरी किया जाए। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, रुकिए जनाब ए अली, मैं गवाह हूं। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ती हैं। वो रोहित था, कामरान का सबसे करीबी दोस्त। कामरान के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रोहित कांपती आवाज में कहता है, मैं सब जानता हूं, उस रात मैं वहां मौजूद था। कामरान ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था। मैं अब और खामोश नहीं रह सकता। वकील बुखारी के हाथों से फाइल फिसलकर नीचे गिर जाती है। जज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं और फिर उनकी आवाज गूंजती है। कामरान को जिना और जबरदस्ती के जुर्म में 12 साल की सजा दी जाती है। इंस्पेक्टर शफीक को भी भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अब कामरान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब राख में मिल चुका था। पुलिस उसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाती है। शहर की आंखों में आंसू हैं।
मगर इस बार वो दर्द के नहीं, जीत के हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरे सच को सबके सामने ला दिया। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरों की चमक हर तरफ फैली हुई थी। और आज शहर सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि पैसा झूठ को ताकत दे सकता है, मगर सच्चाई का फैसला हमेशा अल्लाह के हक में ही होता है। सिकंदर की जिंदगी अब हर दिन एक नई मुसीबत से घिरती जा रही थी। इस बार अलीजे को मिसेस हफीज का सहारा मिल गया था और उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सीधे सिकंदर को बर्बादी की राह पर धकेल दिया। अलीजे और मिसेस हफीज मिलकर थाने पहुंची और सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम यह था कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर तक यह खबर पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? हर ओर से शक की उंगलियां उसी पर उठ रही थीं। वह बार बार सोचने लगा कि कहीं अनुषा तो जिंदा नहीं, वही अनुषा जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। जब उसने अपने आदमियों से सच्चाई पता करवाई तो दंग रह गया। हकीकत सामने थी, ये सब अलीजे का खेल है और अलीजे कोई और नहीं बल्कि अनुषा की छोटी बहन निकली। यह सुनकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अगर अलीजे ने सच में सबूत जुटा लिए हैं तो अब उसका बचना नामुमकिन है। हुआ भी वही। अलीजे ने एक एक करके सबूत इकट्ठे कर ली और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद घर में कोहराम मच गया। सिकंदर की मां अरमीन यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रस्म वफा ड्रामे के शौकीन लोगों के लिए इस बार का नया एपिसोड और उसका प्रोमो काफ़ी दिलचस्प साबित होने वाला है। प्रोमो में हमें यह नज़र आता है कि सामा की सहेली अपनी वालिदा से कहती है, अम्मी जान, आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी। इस पर उसकी मां नाराज़गी के साथ जवाब देती है, तुम्हारे सर पर जो ओसामा का साया सवार है, मैं उसे ज़रूर उतार दूंगी। सामा की दोस्त गुस्से में पलटकर कहती है, अम्मी जान, मेरे सामने उसका नाम मत लीजिए। आज से मैंने कसम खा ली है कि ना मैं उसका नाम सुनूंगी और ना आप कभी उसका जिक्र करेंगी। उसकी वालिदा ये सुनकर हैरानी और परेशानी में पड़ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और कैमरा ओसामा के घर की तरफ जाता है। वहां हमें दिखाया जाता है कि ओसामा की मां का इंतकाल हो गया है। पूरे घर में मातम का माहौल छाया हुआ है और हर कोई अश्क बहा रहा है। ओसामा की बीवी भी रो रो कर बेहाल हो जाती है। यहीं पर इरम भी मौजूद होती है और वह आह भरते हुए कहती है, जो लोग इस फानी दुनिया से चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ये बात सुनकर ओसामा के दिल को कुछ तसल्ली मिलती है, जैसे उसे अंदर से थोड़ी राहत महसूस हो। इसके बाद हमें इरम की मां दिखाई जाती है। वो अपनी बेटी से बड़े प्यार और नरमी से कहती है, बेटा, तुम्हें ओसामा से बहुत गहरी मोहब्बत थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और तुम्हें हकीकत को कबूल करना होगा। लाडली ड्रामे की आने वाली किस्त का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है। इसमें दिखाया गया है कि सुंदरस की खुशखबरी से सबाहत बेगम बेहद खुश हो जाती है। वह कहती हैं, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। उधर जब सुंदरस अरसल को यह खुशखबरी सुनाती है तो वह खुशी से फूले नहीं समाता। वह सुंदरस को कसकर गले लगाता है और कहता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं सुंदरस। अरसल की इस तरह की खुशी देखकर सुंदरस का दिल भी सुकून और सरशारी से भर उठता है। लेकिन दूसरी ओर नाजो इस बात से सबसे ज्यादा बेचैन हो जाती है। वह पहले अपनी मां से शिकायत करती है, जिस बहू को आप शुरू से नापसंद करती थीं, अचानक वही आपको इतनी प्यारी लगने लगी। फिर वह मरियम भाभी के पास जाकर बातें करती है। मरियम उसे समझाती है, सुंदरस के साथ कोई गलत हरकत मत करना, जिस पर नाजो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं और आपको सब समझ आ गया। मरियम परेशान होकर पूछती है, नाजो, आखिर तुम चाहती क्या हो? ऐसा क्यों करती रहती हो? इस पर नाजो खुलकर कहती है, मैं अपने भाइयों को किसी के साथ बांट नहीं सकती, चाहे वह उनकी बीवियां हों या फिर उनके बच्चे। मरियम तो हैरत और यकीन न करने वाली नजरों से नाजो को देखती रह जाती है।
भला भाई की औलाद से भी कोई नफरत कर सकता है, लेकिन नाजू अपनी नफरत का असली कारण मरियम के सामने रख देती है। जनाब और नबील के दरमियान ऑफिस में जो कशीदगी चल रही थी वह आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टाफ तक भी महसूस होने लगती है। जनाब का रवैया सख्त मगर बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, जबकि नबील बार बार गैर जरूरी बातों में इसे उलझाने की कोशिश करता है। एक दिन मीटिंग के दौरान नबील जानबूझकर जनाब की बात काटता है और तंजी अंदाज में कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। जनाब जबत खो देती है और सबके सामने कह देती है, अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम अपनी बदतमीजी को कंट्रोल करो। ये ऑफिस है, तुम्हारी जाती कमरा नहीं। दूसरी तरफ अहमद की वालिदा अपने तफ्सीश में मजीद आगे बढ़ जाती है। वह अहमद के दोस्तों से पूछताछ कर शुरू कर देती है कि आखिर अहमद किसके साथ वक्त गुजार रहा है। अहमद को जब यह पता चलता है तो वह मजीद परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर सच सामने आया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। नाजरीन, जब नाब घर जाती है तो इसके वालिद फिर जो सवाल करते हैं, बेटा अहमद कौन है और वो तुम्हें बार बार क्यों छोड़ने और लेने आता है जनाब? जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक अहमद का फोन आता है को। जब दिलशाद को नवाब साहब के घर से बेदर्दी से निकाल दिया गया तब उसके दिल में जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। नीली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। उसी रात नवाब साहब ने ऐलान किया, नीली की शादी अब वज्रदान से होगी। यही हमारे खानदान की इज्जत है। ये खबर जब दिलशाद और चुटकी तक पहुंची तो दोनों टूट कर रह गए। चुटकी ने कांपती आवाज में पूछा, भाई अब क्या करेंगे? दिलशाद ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है चुटकी, लेकिन याद रखना एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरी इज्जत नहीं, मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और चुटकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दिलशाद उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा। डॉक्टर बोले, हिम्मत रखो, हालत नाजुक है। वहीं दिलशाद ने खुद से एक वादा किया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के लिए होगी, अपनी बहन के लिए और अपनी पहचान के लिए। दूसरी तरफ उसी वक्त नीली का निकाह वजदान से हो रहा था। हर कोई खुश था, लेकिन नीली की आंखों में डर और बेचैनी थी। दिलशाद उसका नाम उसकी सांसों में गूंज रहा था। निकाह के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। वजदान उसे अस्पताल ले गया और किस्मत देखो, वहीं रूहान की माँ अपनी बहू के न आने से बेहद मायूस है। इस वक्त रहीम अपनी माँ का हर तरह से ख्याल रख रहा है, जिस पर वह अंदर ही अंदर शुक्र अदा करती है, मगर वह यह बात कहे बिना नहीं रह पाती है कि काश नाजू भी इस वक्त हमारे साथ होती। दूसरी ओर नाजू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वह अपनी चालों और साजिशों में इस कदर उलझी है कि उसे अपने घर परिवार की परवाह तक नहीं रही। अपने मकसद में कामयाब होकर वह खुद से बहुत खुश है, लेकिन नाजू के दिल में जलन भी है, क्योंकि सुंदस अब घर वालों की मदद कर रही है और एक बार फिर सबकी चहेती बन गई है। यही बात नाजू को सबसे ज्यादा खलती है। वह बार बार सुंदस पर तंज कसती है और उसकी नेक दिली को दिखावा कहकर मजाक उड़ाती है। दोनों के बीच की यह तनातनी अब कहानी का अहम मोड़ बन चुकी है। नाजू हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहती है और सुंदस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सवाल यह है, क्या नाजू की ये साजिशें उसे सचमुच कामयाबी दिला पाएंगी या फिर उसके अपने ही जाल में वो खुद फंस जाएगी? जैसे ही अदालत में शहर का नाम पुकारा जाता है, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। हर नज़र उसी दिशा में उठती है जहां शहर खड़ी होती है और सामने मौजूद होता है कामरान, वही शख्स जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। कामरान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी, मानो उसने कोई झूठी जीत हासिल कर ली हो। उसकी आंखों में वही काली चमक थी जो किसी गुनहगार की नज़रों में होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने अपने पैसों और रसूख के दम पर पुलिस को खरीद लिया है। वह शहर की ओर तिरछी मुस्कान फेंकते हुए धीमे स्वर में कहता है, अब देखता हूं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। शहर अपने आंसू रोकते हुए उसकी आंखों में सीधे देखती है। तू अपनी दौलत पर घमंड करता है कामरान, मगर याद रख, अल्लाह के दरबार में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। इतने में वकील बुखारी अपनी फाइल उठाते हुए खड़े होते हैं। जनाब ए अली,
मेरी मुवक्किल शहर के पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं ताकि मेरे मुवक्किल कामरान की साख को मिट्टी में मिलाया जा सके। शहर खामोश खड़ी रहती है। हर इल्जाम, हर सवाल उसके दिल में जख्म की तरह उतरता है, मगर वो टूटती नहीं। कामरान पीछे बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कान में घमंड और बढ़ जाता है। वह इंस्पेक्टर शफीक की ओर देखता है, जो हल्के से सिर हिलाकर इशारा करता है। सब काबू में है। शहर के दिल में अब दर्द के साथ एक आग भी भड़क उठी थी। उसे एहसास था कि इस लड़ाई में उसके खिलाफ पूरा जहां है, मगर उसके साथ उसका रब है। रात को घर लौटकर वह सजदे में गिर जाती है। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, बस एक बार सच्चाई सबके सामने ला दे। उधर कामरान के घर में उसकी बीवी किरण उसके सामने खड़ी थी। कामरान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें भी एक बेटी दी है। सोचो अगर कल उसके साथ ऐसा हुआ तो? कामरान झल्लाकर बोलता है, चुप रहो किरण, तुम नहीं समझोगी। किरण की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ रहती है। न्याय देर से सही, मगर होता जरूर है कामरान। अगले दिन अदालत में आखिरी पेशी होती है। शहर के चेहरे पर एक अजीब सुकून है, जबकि कामरान अब भी अपनी झूठी मुस्कान ओढ़े हुए हैं। वकील बुखारी जोर से कहते हैं, जनाब ए अली, मेरे मुवक्किल कामरान पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मासूम को बरी किया जाए। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, रुकिए जनाब ए अली, मैं गवाह हूं। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ती हैं। वो रोहित था, कामरान का सबसे करीबी दोस्त। कामरान के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रोहित कांपती आवाज में कहता है, मैं सब जानता हूं, उस रात मैं वहां मौजूद था। कामरान ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था। मैं अब और खामोश नहीं रह सकता। वकील बुखारी के हाथों से फाइल फिसलकर नीचे गिर जाती है। जज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं और फिर उनकी आवाज गूंजती है। कामरान को जिना और जबरदस्ती के जुर्म में 12 साल की सजा दी जाती है। इंस्पेक्टर शफीक को भी भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अब कामरान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब राख में मिल चुका था। पुलिस उसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाती है। शहर की आंखों में आंसू है, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, जीत के हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरे सच को सबके सामने ला दिया। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरों की चमक हर तरफ फैली हुई थी। और आज शहर सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि पैसा झूठ को ताकत दे सकता है, मगर सच्चाई का फैसला हमेशा अल्लाह के हक में ही होता है। सिकंदर की जिंदगी अब हर दिन एक नई मुसीबत से घिरती जा रही थी। इस बार अलीजे को मिसेस हफीज का सहारा मिल गया था और उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सीधे सिकंदर को बर्बादी की राह पर धकेल दिया। अलीजे और मिसेस हफीज मिलकर थाने पहुंची और सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम यह था कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर तक यह खबर पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? हर ओर से शक की उंगलियां उसी पर उठ रही थीं। वह बार बार सोचने लगा कि कहीं अनुषा तो जिंदा नहीं, वही अनुषा जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। जब उसने अपने आदमियों से सच्चाई पता करवाई तो दंग रह गया। हकीकत सामने थी। ये सब अलीजे का खेल है और अलीजे कोई और नहीं बल्कि अनुषा की छोटी बहन निकली। यह सुनकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अगर अलीजे ने सच में सबूत जुटा लिए हैं तो अब उसका बचना नामुमकिन है।